नमस्कार दोस्तों। आज है 1 जनवरी 2026। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आप शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से समृद्ध बने, एक अच्छे इंसान बने और इस भारत देश की समृद्धि में अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम नए वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि पीएससी ने बहुत दिनों बाद अपना कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर जारी करने के बाद इन्होंने अपने एग्ज़ाम का विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। 31/12/2025 को रात्रि में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के संबंध में अपना विज्ञापन जारी कर दिया है। तो इसके संबंध में हम कुछ तथ्य जानेंगे। तो विज्ञापन क्रमांक 29 है 2025 का, जो कि 31/12/2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। और परीक्षा दिनांक है 26/4/2026। मतलब अपन को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे 16 तारीख को। 26/4/2026 को प्रारंभिक परीक्षा होगी पीएससी की, राज्य सेवा की। आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है? 9 फरवरी 2026 को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 16/4/26 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और 26/4/26 में प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, यानी जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, वो। पहला पेपर कितने 10 बजे से 12 बजे तक का है। दूसरा पेपर है 2:15 से लेकर 4:15 बजे तक। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का शेड्यूल है। राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, अपन इनको देख लेंगे। कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/1 से दिनांक 9/2 रात्रि 12 बजे तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। तो आप 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक, यानी 1 महीने का समय आपको दिया गया है। आप इनके आवेदन भर सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन आप नहीं भर पाते हैं, अगर विलंब से करते हैं, तो विलंब शुल्क का आपका 3000 रुपये लगेगा। ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क है ना। दिनांक 10/2 से लेकर 16/2 तक ऑनलाइन आवेदन मतलब विलंब भरे जाएंगे, तो उनकी आपकी फीस है 3000 रुपये। और दिनांक 17 से लेकर 1/4 तक ऑनलाइन आवेदन विलंब भरे जाएंगे, उसकी विलंब शुल्क रहेगी 25,000 रुपये। तो इसलिए लोक सेवा आयोग द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि आप तय समय पे ही ऑनलाइन आवेदन करना है। विलंब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार प्रति 70 रुपये 50 रुपये रहेगा। त्रुटि सुधार केवल कब तक किया जा सकेगा? 1/4/2026 तक त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं, अगर कुछ गलत भरा हो गया है तो। मतलब इस बार पीएससी ने आपको बहुत सारा समय दे दिया है त्रुटि सुधार का। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आयु की गणना, तो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2026 यानी आज की डेट तक आप कितने साल के हो गए हो, उस हिसाब से आपकी आयु की गणना की जाएगी। आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं यानी हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। 10वीं की आपकी जो अंक सूची है उसमें जो आपकी जन्म तिथि है उससे लेके 1 जनवरी 2026 तक
आपकी उम्र कितनी हो गई है वही आयु गणना में की जाएगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंक सूची में उल्लेखित नाम, मतलब 10वीं की जो आपकी अंक सूची उसमें उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का ही उल्लेख करें। ओके, ये तो हो गई आपकी आयु की गणना। तीसरा यानी सी पॉइंट है शुल्क संबंधी निर्देश। तो ये तो उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप इसका शुल्क का भुगतान कर सकते हो। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। मतलब अगर आपको नगद देना है तो आप एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद भी दे सकते हैं, है ना। फिर त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश आए हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लें भैया। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर आपके में कोई त्रुटि सुधार है तो उसका भी इन्होंने दिया है कि 15 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक ऑनलाइन आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और इस त्रुटि सुधार हेतु प्रति सत्र कितना ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देना होगा आपको। त्रुटि सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन के अपने जो कियोस्क हैं उनकी सेवाओं का उपयोग अपन कर सकते हैं। और अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा, इसलिए नाम बहुत सोच समझ के आप भरें। विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने के 15 दिवस पूर्व तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने विलंब से भरा है उनके लिए। और जो भी आपने प्रारंभिक परीक्षा में भर दिया है ना, तो बाद में इसमें कोई सुधार नहीं होगा। आप चाहें कि भैया मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के स्तर पे, तो उसमें आवेदन पत्र में उनकी त्रुटि को मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू के समय पे सुधार नहीं किया जा सकेगा। अब बात आती है पात्रता की। पात्रता क्या होना चाहिए भैया पीएससी देने के लिए। तो राज्य सेवा परीक्षा 2026 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। मतलब आप तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो या उसके अंतिम वर्ष में हो तो भी आप पीएससी दे सकते हो। ओके, शैक्षणिक अर्हता मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होनी आवश्यक है। मतलब अगर आप मुख्य परीक्षा में जब आवेदन करेंगे तो उस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना जरूरी है। उसके साथ ही जैसे मूल निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक या जो भी आपके जितने भी सिस्टम हैं, वो प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/2/26 तक जारी किए होना आवश्यक है। मतलब ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। विलंब शुल्क के साथ अगर आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी उक्त अंतिम तिथि तक समस्त तैयारियां अर्जित होना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन आपको कराना ही है भैया। माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका में अंतिम आदेश दिनांक 8/3/22 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मतलब अन्य प्रदेशों के जो अभ्यर्थी हैं उनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना जरूरी नहीं है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा। और जो भी अपने मध्य प्रदेश के निवासी या समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी। अगर वो कोई प्रमाण पत्र कर देते हैं, जैसे शासकीय सेवकों हेतु क्या रहेगा, विभाग द्वारा अगर कोई कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत कर देते हैं तो
उनको ये रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी। अशासकीय सेवकों में अगर संस्थान प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र अगर वो कर देते हैं तो इस टाइप से कोई कागज आपके पास होना चाहिए कि आप सरकारी सेवा में हो। उपरोक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर जो भी आप साक्षात के पूर्व आयोग को जो भी आप अभिलेख प्रस्तुत करेंगे ना, उनके साथ संलग्न करना उसको जरूरी रहेगा। जो भी आप एनओसी वगैरह लेते हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हो ना, वो प्रकाशित विज्ञापन में जो भी पद हैं उनकी शैक्षिक अर्हता, अनुभव, वांछनीय अर्हता जो भी हैं एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण, वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है तो विभाग के द्वारा मांग पत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं है। मतलब जो विभाग को चाहिए भैया कि इनमें ये अर्हता होना चाहिए, उसी के आधार पर इन्होंने जारी किया है। तो इस संबंध में आयोग में कोई प्राप्त शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएंगी। अब बात आती है कि परीक्षा केंद्र। विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा अपनी होगी 26 अप्रैल 2026 को 2 सत्रों में जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी, है ना। ये आपको दे दिया है कि 16/4/26 से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जो भी एडमिट कार्ड आएंगे। 16/4/26 से आप 10 दिन का आपको समय दिया जाएगा। आयोग द्वारा जो विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे तो उसमें जो भी अभ्यर्थी जो भरेंगे परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाएगी। जो भी आप ऑप्शन भर रहे हैं अगर वो उपलब्ध रहेंगे तो उसके आधार पर ही आवंटित किए जाएंगे, है ना। परीक्षा नियम तो आप पढ़ ही लेंगे जो भी आएगा। अन्य निर्देश भी आप पढ़ लेना, ऐसा कोई खास इसमें है नहीं। अभ्यर्थियों से प्राप्त होने वाले सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित अभ्यावेदन पूर्ण अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे, है ना। उसके बाद आता है कि भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें जो भी वर्गवार पदों की संख्या आई है आप इसको डिटेल में देख लेना, आप जिस भी वर्ग के हो डाउनलोड करके MPPSC की साइट से। अब इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो जिनमें क्या है कि पहला नंबर आता है आपका उपजिलाध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर, राज्य प्रशासनिक सेवा उपजिलाध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर। इसमें टोटल कितने पद आए हुए हैं? 17 पद इसमें आए हुए हैं टोटल। इसमें से अनरिजर्व्ड के कितने हैं? 4 पद है। SC के 3, OST के 4, OBC के 5 और EWS का 1 पद। अब इसमें भी इन्होंने 2 टाइप के कर दिए हैं कि मुख्य भाग जो 87% है और प्रावाधिक भाग 13%, ये अलग कर दिए हैं इसमें। तो इसमें हम देख लो 4 तो पद डिप्टी कलेक्टर के हैं जनरल वालों के लिए। टोटल 17 पद हैं। टोटल 17 पद हैं जो कि 15,600 से लेकर 39,100 की वेतनमान वाले हैं, जिनका कि 5400 ग्रेड पे रहेगा, है ना। 2nd क्लास में आते हैं। ये तो प्रशासनिक सेवा के हो गए। फिर आता है गृह पुलिस विभाग के। इसमें वो पुलिस अधीक्षक आपके आ गए हैं, है ना। तो उप पुलिस अधीक्षक में आपके टोटल पद आ रहे हैं 18, जिसमें से 16 87% भाग में और 2 13% भाग में रहेंगे। तो डिप्टी कलेक्टर के 17 पद हैं। DSP के 18 पद दिए इन्होंने। उसके बाद तीसरा दिया है इन्होंने वाणिज्य कर विभाग में, वाणिज्य कर अधिकारी का दिया एक। वाणिज्य कर अधिकारी का अनरिजर्व्ड में तो 0 पद है। जिला पंजीयक का 1 पद दिया है अनरिजर्व्ड में इन्होंने। टोटल पद 1 हैं। वाणिज्य कर अधिकारी के कितने हैं? टोटल 3 पद हैं।
जिला पंजीयक का मानी जाए आपको एक पद मिल रहा है। जिला पंजीयक का एक पद है। तो डिप्टी कलेक्टर के आपको कितने 17 पद, डीएसपी के 18 पद, वाणिज्य कर अधिकारी के मतलब सेल टैक्स ऑफिसर के 3 पद और जिला पंजीयक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का 1 पद आया है। ये सभी सेकंड ग्रेड की पोस्टें हैं ये। उसके बाद आप आ जाते हैं सहकारिता विभाग। तो सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जो रहते हैं उसकी यूआर की एक पोस्ट है, टोटली एक पोस्ट आई है बस इसमें। उसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ जो हैं, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, उनकी अनरिजर्व्ड में तो एक भी पोस्ट नहीं है, टोटल पोस्ट 4 हैं इनकी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आता है। फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का, इसमें भी इन्होंने जिला पंचायत का कुछ दिया नहीं है। तो इसमें इनकी आ गई हैं, कितनी सीटें आ गई हैं इसमें, इसकी 15 सीटें इनकी आ गई। फिर विकास खंड ऑफिसर, विकास डेवलपमेंट ऑफिसर के 5 पद हैं। और आपके जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक के 4 पद हैं। उसके बाद आप देखेंगे जनजाति कार्य विभाग यानी जिला संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, इसमें जनजाति कार्य विभाग में जिला संयोजक रहेंगे। सहायक परियोजना प्रशासक, सहायक संचालक, इसके 2 पद हैं। यूआर में 1 है। विकास खंड अधिकारी क्षेत्र संयोजक ये हैं, इसके 2 पद हैं, इसमें 2 ही हैं। सहायक संचालक खाद्य जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी जो है, इसका भी जनरल अनरिजर्व्ड में एक ही पद नहीं है, टोटल 1 पद है इसमें। महिला एवं बाल विकास अधिकारी में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहायक संचालक 1 पद है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसमें 4 पद हैं। विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, राजस्व विभाग में फिर आते हैं आप नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार की यूआर में 1 पद है और टोटल देखे जाएं तो इसमें 4 पद हो रहे हैं। नायब तहसीलदार में आपके 1 पद है और इसमें 4 पद आपके ये हो रहे हैं नायब तहसीलदार के। टोटल 1 पद है अनरिजर्व्ड में। मतलब यार कुछ भी तो नहीं दिया है यार। आबकारी उप निरीक्षक का भी इन्होंने क्या कर दिया, यूआर का 0 पद है और टोटल इन्होंने 10 पद दिए। टोटल आबकारी उप निरीक्षक के 10 पद हैं, उसमें अभी 7 हैं 87% भाग में आपके। फिर उप पंजीयक यानी सब रजिस्ट्रार जो रहते हैं, उप पंजीयक सहकारिता विभाग में और सहकारी निरीक्षक। उप पंजीयक के इन्होंने दिए हैं 2 पद, यूआर में टोटली 2 पद हैं बस। यूआर में अकेले इनके पद हैं अनरिजर्व्ड में। फिर सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विभाग, अधिक विस्तार अधिकारी, श्रम विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी गाँव में। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल कितने 155 पद ही निकाले हैं, जो कि लग रहा था पहले से ही संभावित था कि 150 पद के आसपास आएंगे। 150 पद इनके आएंगे, 155 पद आए टोटल। उसमें भी अगर आप देखें तो कुल पद में से जो यूआर के तो बिल्कुल 40 पद ही है अनरिजर्व्ड। 40 पे आपको कंपटीशन करना है यूआर में। अगर आते हो यूआर, SC, ST, OBC, EWS। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की शर्त। मूल निवासी महिला अभ्यर्थी मतलब मध्य प्रदेश की महिला मूल निवासी हेतु भी आरक्षित है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी
मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों की संख्या अलग है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों की संख्या अलग है। और ये कुल पदों की संख्या आपकी आ गई है। इस तरीके से पदों की संख्या अपन ने देख ली है। 40 में भी अगर 30% आप निकाल दो, 30 पद, 25-30 पद के आसपास जनरल के लड़कों के लिए या अनरिजर्व्ड के लड़कों के लिए रहेगा ये। आरक्षण प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा के जो अनुसूचित जनजातियों, जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार ही आरक्षण प्रक्रिया मानी जाएगी। इसमें ऐसा लिखा है। तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी दिए होंगे, जो भी इसमें अपने रहते हैं, है ना। ये तो जनरल वाले हो गए और आप पढ़ लेना। इन्होंने ये दिखा है कि राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत जितने भी पद हैं उनको 2 भागों में मुख्य भाग एवं प्रावैधिक रूप में जारी किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त जो भी इन्होंने रिक्ति दी है उसका 87%, 14% अनपिछड़ा वर्ग के आधार पर का रिक्ति विवरण एवं संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्त विवरण के अनुसार प्रावधिक 13%, मतलब अन्य पिछड़ा वर्गों के आधार पर का रिक्ति का विवरण में उल्लेख किया गया है। उक्त पद जो हैं उनमें प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित में रोके गए 13% पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे, न कि पूर्व में घोषित हो चुके 87% पद के विरुद्ध। ओके, तो विज्ञापन जारी करने की तिथि है 31 दिसंबर। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 10 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी है 9/2। त्रुटि सुधार करने की चालू हो जाएंगे 15 तारीख से और 11 फरवरी तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। 16/4 को प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 26/4 को परीक्षा तिथि है और बाकी ये फिर आपके विलंब से आवेदन करने के सिस्टम है। परीक्षा योजना तो आप देख ही ली होगी, और क्या है, ये तो सब देख लेना, ऐसा कोई इसमें खास है नहीं है। परीक्षा योजना में जैसे कि राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, है ना, वो MRCT आधार। प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। फिर प्रारंभिक के बाद आपकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हो जाएगी जो कि लिखित होगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसमें साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा। इनकी परीक्षा योजना वेबसाइट पर जिसका सिलेबस डला हुआ है www.mppsc.mp.gov इन पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइटों से परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। वही प्रारंभिक परीक्षा की जो है प्रश्नों की पेपर सेटर मॉडरेटर द्वारा तैयार जो जिन्होंने उत्तर सबमिट किया है आयोग की वेबसाइट पे 5 दिवस की अवधि में इनमें आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतलब जब भी ये डाल देंगे उसके बाद इसके पश्चात कोई भी आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु आपको 150 रुपये नॉन रिफंडेबल देने होंगे। ये सब डिटेल है, आप इसको निकाल के एक बार पढ़ जरूर लेना अच्छे से
क्योंकि यही सारी चीज़ों का मेन रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर हैं, इनमें देख लेना, ज़्यादातर तो 55 ही हेडक्वार्टर हैं अपने, उन पे सभी पे ये परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा। शहर केंद्र आवंटन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। केवल मध्य प्रदेश के निवासियों हेतु अभ्यर्थी अपने गृह जिले का चयन परीक्षा केंद्र के रूप में करें। मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों हेतु परीक्षा केंद्र आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, है ना। अभ्यर्थी अपने गृह जिले का चयन परीक्षा केंद्र के रूप में करेंगे। मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी परीक्षा केंद्र आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक स्तर योग्यता इन्होंने बताई दी है। स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है। आयु सीमा गैर वर्दीधारी पदों हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। मतलब 21 से लेकर 40 वर्ष तक आप पीएससी दे सकते हैं। और वर्दीधारी जो भी पद हैं उसके लिए 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, है ना। आयु संगणना आपकी की जाएगी 1/1/2026 को। मतलब 40 वर्ष से कम लेके कम तक के आप परीक्षा दे सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग एवं संबद्ध विभाग द्वारा समय समय पर जारी अद्यतन अधिसूचना के आधार पर निर्धारित होगी अधिवर्ष की आयु। आयु सीमा में दे छूट हेतु परिशिष्ट बंद देखें। शारीरिक मापदंड हैं, जैसे कि पुलिस विभाग, वाणिज्य कर्म आबकारी विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु शारीरिक मापदंड इन्होंने निश्चित किए, निर्धारित हैं। पुरुष, महिला, वर्दीधारी पदों हेतु अग्रमान्यता भरने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे पद निर्धारित हेतु उपरोक्त शारीरिक मापदंडों को पूर्ण करते हैं। आयु सीमा में छूट अगर आप देखें तो गैर वर्दीधारी पदों हेतु गैर वर्दीधारी जो भी पद हैं उनमें मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जो भी क्रमांक है 4 जुलाई 2019 का जिन्होंने जारी किया था के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं, अनारक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। मतलब अगर जो भी आप आते हैं रिजर्व, अनरिजर्व को, यूआर को छोड़ के जिस भी वर्ग में आप आ रहे हो, प्लस अगर शासकीय सेवक हो तो आपको इसमें छूट प्रदान की जाएगी गैर वर्दीधारी पदों में। मतलब अगर इसमें 40 है तो 45 साल तक हम दे सकते हैं पीएससी का एग्ज़ाम। और वर्दीधारी पदों के लिए भी 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। मतलब 33 अगर है तो 5 वर्ष की छूट उसमें भी आपको मिल जाएगी। मतलब 38 साल तक आप वर्दीधारी पदों में भी दे सकते हैं। और देख लेना, डिटेल में पढ़ लेना जो भी है, ये तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। और भी कई लोगों को इसमें छूट दी जाती है। विक्रम से और पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं उनको भी छूट दी जाती है। इसका डिटेल में पढ़ लेना। दस्तावेजों के बारे में दिया है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। साक्षात्कार में जो भी क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिएंगे वो तो बात की बात है, पहले प्री निकालो आप। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में इसमें इनके लिए अपन एक अलग लेक्चर ले लेंगे, उसमें इनको बता देंगे कि ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या है।
तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी कीजिए बढ़िया से PSC एग्ज़ाम की।